आप सभी का इंडियन डिफेंस वॉरियर्स चैनल में स्वागत है। जो हमने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, आज उसका लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को कवर करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर 4 और 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को ही पढ़ा था। यदि आप क्रैश कोर्स के सभी लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में क्रैश कोर्स फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। जब हम 1 का क्यूब रूट लेते हैं तो जो हमारे रूट आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और रूट मिलते हैं हमको वो किस प्रोग्रेशन में होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम में। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड यानी आर्ग्यूमेंट होता है वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट और जो हमने पिछले लेक्चर में मॉडुलस निकालना सीखा था उसका भी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। और हम एक चीज और पढ़ेंगे, जो हमारा इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम कैसे निकालते हैं, तो इसे भी हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं तो आप लेक्चर को लास्ट तक देखें, और आपसे सभी क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, चाहे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, आर्ग्यूमेंट निकालना हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालना हो, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आप लास्ट तक हमारा जो लेक्चर है वो अटेंड करें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यदि हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमें आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से हम इसको समझने के लिए सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। और आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेंट में किस प्रकार डिनोट करें। यानी जो हमारा क्वाड्रेंट होता है उसमें हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी को किस प्रकार डिनोट करेंगे, ये हमें सीखना है। यहाँ पे जो हमारा रियल पार्ट है ए, ये हमारा रियल पार्ट, और जो बी है ये है इमेजिनरी पार्ट। ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि रियल पार्ट और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है इसको हम अपने एक्सिस पे किस प्रकार डिनोट करें। तो जो हमारा रियल पार्ट होता है इसको हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, और जो हमारा ये इमेजिनरी पार्ट होता है इसको हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। यहाँ से हमने क्या सीखा है, ये सीखा है कि कभी भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता का है एक्चुअल में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं पॉइंट। जैसे हमें दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो ये क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है ए कामा बी। यहाँ ए जो है एक्स एक्सिस पे डिनोट किया जाएगा, और जो हमारा बी है वाई एक्सिस पे डिनोट किया जाएगा। यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेंट में वो क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं। ये सिर्फ नंबर होते हैं, यानी नंबर नहीं पॉइंट होते हैं। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है तो इसके पॉइंट क्या होंगे ए कामा बी, ए एक्स एक्सिस पे और बी वाई एक्सिस पे। यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम क्वाड्रेंट में भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पॉइंट निकल के आ गए ए कामा बी, ये हमारे पॉइंट होंगे यहाँ पे ए कामा बी, यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं अपने। ये इस प्रकार हम
कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस होता है वो क्या होता है। यहाँ से हम अब ये सीखेंगे कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट और जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के ए कामा बी, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो जो हमारे पॉइंट होंगे उनकी ओरिजिन से कुछ दूरी होगी, जैसे उसको हमने आर मान लिया। और जो जो पॉइंट होंगे और जो ओरिजिन को मिलाने वाली रेखा होगी वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे होगी। तो जो हमारा ये एंगल होता है ये हमारा होता है आर्ग्यूमेंट, और जो ये दूरी होती है ओरिजिन से पॉइंट की, इसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनकी वैल्यू क्या क्या होती है इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को लिख लेंगे। तो आर जो होता है मॉडुलस को हम मॉड जेड से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये निकल के आ जाएगी जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा है ए और ये है बी, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से निकल के आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो हमारा एंगल है तो एंगल को हम डिनोट करते हैं आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा हमारा आएगा tan इनवर्स बी अपान ए। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट निकल के आता है उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और ये निकल के आता है tan इनवर्स बी अपान ए। और जो हमारा मॉडुलस निकल के आता है मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी दी हुई है कि अगर हमें पॉजिटिव रियल जेड दे दिया जाए तो उसका जो आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा, यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे हमारे कंडीशन दी हुई है। यानी यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है और इधर कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन दी हुई है कि वो कैसे होंगे। अगर हमें दिया हुआ है कि वो पॉजिटिव रियल जेड है, तो पॉजिटिव रियल जेड जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो हमारा एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा, पॉजिटिव रियल जेड। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी कितनी होगी, जीरो। जीरो दिया हुआ है। अब दिया हुआ नेगेटिव रियल जेड, नेगेटिव रियल जेड कहाँ पे होगा, इस साइड होगा। यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पाई एंगल बनेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो आएगी और रियल होनी चाहिए। तो माइनस की रियल कहाँ पे आएगी, एक्स एक्सिस पे आएगी, और किधर आएगी, इस साइड में आएगी यानी लेफ्ट साइड में। तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई। ऐसे ही पॉजिटिव इमेजिनरी जेड कितना है, यानी पॉजिटिव हो और इमेजिनरी हो, तो पॉजिटिव इमेजिनरी कहाँ होता है, ये वाला जो है, यानी एक्स एक्सिस के एक्स अक्ष के ऊपर जो है वो पॉजिटिव है और इमेजिनरी भी है। ये एंगल कितना होगा हमारा, ये एंगल पाई बाई टू होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाता है, तो ये पाई बाई टू एंगल होगा। ऐसे नेगेटिव को कितना होगा, माइनस पाई बाई टू नीचे की ओर, या अगर हम इस साइड से लें तो थ्री पाई बाई टू आएगा, और इससे माइनस पाई बाई टू, क्योंकि हम नीचे नीचे की ओर चलेंगे तो माइनस का साइन लेंगे यहाँ पे, और जब इस साइड से आएंगे तो थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। ऐसे ही सभी प्रॉपर्टी दी हुई है, इन्हें आप देख लेंगे। जो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो इसमें मल्टीप्लाई में अगर मिल जाए तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, ज्यादातर आर्ग्यूमेंट जो होता है लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग की। जैसे आयोटा जेड दिया हुआ है तो इसे हम आर्ग्यूमेंट आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट जेड भी लिख सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट आयोटा कितना होगा, आर्ग्यूमेंट आयोटा क्या है, पॉजिटिव इमेजिनरी जेड है, ये हो जाएगा पाई बाई टू। ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये शायद माइनस माइनस आयोटा जेड है। यहाँ से कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट जेड तो आएगा आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो log यहाँ पे अगर हमें दे दे log m की पावर n, तो कितना होता है n log m। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आर्ग्यूमेंट जेड, आर्ग्यू जेड वन जेड टू, ये तो सब सिंपल प्रॉपर्टी है। यहाँ से आप सीख चुके होंगे कि जो आर्ग्यूमेंट होता है ज्यादातर log की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट था
यहाँ पे कि हमें अगर रियल जेड मिल जाए कभी भी और वो पॉजिटिव हो तो उसे हम डायरेक्ट जीरो लिखेंगे, और निगेटिव रियल जेड मिल जाए तो डायरेक्ट पाई लिखेंगे। इस पे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। जैसे हमारा क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट √3 + 1 अपान में √3 - 1। हमें इसका आर्ग्यूमेंट बताना हो तो हम इसका आर्ग्यूमेंट किस प्रकार बताएंगे, इसको हम देखते हैं। आर्ग्यूमेंट √3 + 1 अपान में क्या दिया हुआ है, √3 - 1। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट निकालने को कह रहा है ये रियल है या इमेजिनरी है। यहाँ पे √3 पॉजिटिव है, ये जो √3 दिया हुआ है ये पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, और नीचे से भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि √3 होता है 1.732। यहाँ से -1 करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी यहाँ से आएगा पॉजिटिव और रियल आएगा। तो पॉजिटिव रियल अभी अभी हमने सीखा कि क्वाड्रेंट में कहाँ पे होगा, पॉजिटिव हो और रियल हो। तो पॉजिटिव रियल आएगा, एक्स अक्ष पर आएगा, और कौन सा एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका जो एक्स अक्ष से एंगल होगा वो कितना होगा, एक्स अक्ष से एंगल होगा इसका 0 डिग्री। यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा 0 आ जाएगा, यानी इसका जो आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा वो होगा 0। तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को जो हमारा पॉजिटिव रियल हो उसे हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम डिस्कस करेंगे अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इफ आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा देन आर्ग्यूमेंट z बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आर्ग्यूमेंट z बार क्या हो जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, या लॉग की प्रॉपर्टी की तरह नेचर होता है इसका। तो लॉग ए इनवर्स क्या होता है, माइनस लॉग ए। भाई लॉग ए इनवर्स क्या होता है, माइनस ए यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे जो आर्ग्यूमेंट जेड बार है तो बार का जो माइनस होता है वो हम आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आर्ग्यूमेंट जेड। और हमें यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट जेड की वैल्यू है वो दी हुई है क्वेश्चन में। कहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा। यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जेड पूर्णतः वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि रियल जेड लेस देन 0, तब अगर कभी भी हमें, अभी अभी हमने पढ़ा था कि रियल जेड दिया हुआ हो, हम देखेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर निगेटिव दिया हुआ है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम, जैसे ये हमारा एक्सिस है और यहाँ पे हमें क्या करना है, रियल जेड ढूंढना है, तो रियल जेड और लेस देन 0, तो लेस देन 0 कौन सा होगा, ये वाला। तो इसका एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक्स एक्सिस से जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से इसका एंगल कितना बनेगा, तो पाई बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर हमने जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना सीख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो सभी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आर्ग्यूमेंट का, मॉडुलस का, सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर यहाँ पे क्या दिया होता, इमेजिनरी जेड लेस देन 0 दे देता, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। कि अगर हमें इमेजिनरी जेड लेस देन 0 दिया होता तब क्या होता, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, और यहाँ पे हमें निकालना है इमेजिनरी जेड। तो इमेजिनरी जेड वाली रेखा कौन कौन सी होती है, ये वाली होती है। और हमें इसमें निकालना क्या है, लेस देन 0 निकालना है। तो लेस देन 0 क्या होगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला, यानी ये जो आएगा लेस देन 0 होगा। इमेजिनरी जेड लेस देन 0 होगा, तो इसका जो क्या निकल के आएगा, हमारा रियल जेड है, तो हमें आर्ग्यूमेंट बताना है उसका, यहाँ से आ जाएगा। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का पाई बाई 2।
अगर आप इधर से काउंट करेंगे तब कितना आएगा, तब इसका आएगा 3 पाई बाई 2। तो इस प्रकार हम इमेजिनरी जेड लेस देन जीरो दिया हुआ है तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर रियल जेड लेस देन जीरो दिया है तब भी सॉल्व कर सकते हैं। कब सॉल्व कर पाएंगे, जब हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना आता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा आर रिस्पेक्टिवली, यानी जो आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस है उसे हमें क्रमशः बताने हैं। ये हमारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले लेक्चर में शायद हमने सीखा था कि कभी भी हमें 1 प्लस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा दिया हुआ हो तो इसे डायरेक्ट हम आयोटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, तो इसे जब हम डायरेक्ट आयोटा पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा। तो फिर हम अपना क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। और हमें दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट आयोटा यानी इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे जो है इमेजिनरी जेड है और ग्रेटर देन जीरो है, तो इमेजिनरी जेड कौन सी रेखा होती है हमारी, ये वाली। और ग्रेटर देन जीरो आएगा इतना पार्ट। तो इसका एंगल कितना होगा यहाँ से, पाई बाई 2। यहाँ से एंगल कितना आएगा, पाई बाई 2। यहाँ से पाई बाई 2 वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, बी है और डी है। यानी हमें आर्ग्यूमेंट भी निकालना पड़ेगा इसका, आर्ग्यूमेंट नहीं मॉडुलस, क्योंकि हमसे मॉडुलस भी पूछ रहा है यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट तो निकल आया, कितना निकला, पाई बाई 2। यहाँ से हम लिख लेंगे आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है इसका। तो मॉडुलस किसका निकालना है, मॉड ऑफ आयोटा। तो मॉड ऑफ आयोटा का कितना निकलेगा, 1 निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। इसमें सोचना क्या है, डायरेक्ट निकलेगा। मॉड ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। पाई बाई 2 का एंड 1, यानी जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना है, पाई बाई 2, और जो मॉडुलस है वो हमारा है 1। तो अगर क्वेश्चन सही लग रहे हो और आज जो ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। और एक चीज है, लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमारा है, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा अपान में 1 प्लस आयोटा, इसके आंसर को आप लोग कमेंट करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में दिए थे कमेंट करने के लिए, और जो इस लेक्चर के हैं सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ लाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट लेक्चर है कॉन्सेप्ट का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट में देंगे। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो इज। जो हमारा एम्पलीट्यूड जीरो है तो जीरो कहाँ पे आएगा, तो जो हमारे ओरिजिन होते हैं वो 0,0 होते हैं। यहाँ से जो एम्पलीट्यूड जीरो का आंसर होगा वो होगा, ना तो जीरो होगा, ना तो पाई बाई 2 होगा, ना तो सी पाई होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज होगा तो होगा क्या, यानी जो एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एक्स एक्सिस पर लें या इसको हम वाई एक्सिस पर लें। ये हम नहीं डिफाइन कर पाते हैं, इसीलिए हम एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो को लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो अगर समझ में आया हो तो कमेंट में यस टाइप करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है इनवर्स निकालने का। इनवर्स निकालने का सबसे सिंपल फंडा हम बताएंगे आपको, और वो क्या होता है, जेड इनवर्स बराबर जेड बार, यानी जो जेड दिया हुआ हमें ये हमें जेड दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और अपान में मॉड जेड का स्क्वायर कर देंगे। बस जो हमें निकल के आ जाएगा यहाँ से वही हमारा क्या होगा, जेड इनवर्स होगा। सबसे सिंपल तरीका है। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 1 अपान में करेंगे फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो इसकी कॉन्जुगेट कितनी बड़ी होगी आप भी सोच सकते हैं।
और कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा सबसे पहले जेड इनवर्स बराबर जेड बार बटे मॉड जेड का स्क्वायर। ये फार्मूला हमें याद रखना है, सबसे सिंपल फार्मूला है, इससे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से हमें सबसे पहले क्या लिखना है, जेड बार लिखना है, यानी ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, इसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है। तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आयोटा के साथ में, या आयोटा को हम माइनस आयोटा पुट कर देंगे तो हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 माइनस काश थीटा प्लस, प्लस के प्लेस पे आएगा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, और अपान में हमें क्या करना है, मॉड जेड का स्क्वायर। तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी इसका रूट लेंगे। मॉड जेड का, मॉड जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मॉड जेड। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस काश थीटा, और बी की वैल्यू है 2 साइन थीटा। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस काश थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे हमसे इनवर्स ना पूछ के उसने क्या पूछा है, इनवर्स का वास्तविक भाग पूछा है, यानी ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसने इनवर्स नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, रियल पार्ट ऑफ इनवर्स पूछा है कॉम्प्लेक्स नंबर के। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हमारा इनवर्स निकल के आया है, इसके हम सिर्फ रियल पार्ट को लेंगे। तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, यहाँ से इतना हम रियल पार्ट लेंगे इसका, और इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से हमारा रियल पार्ट निकल के आएगा 1 माइनस काश थीटा अपान में 1 माइनस काश थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 4, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, यानी जो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है यहाँ से, ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तब हमें 1 माइनस काश थीटा कॉमन मिल जाएगा, और ऊपर से और नीचे से कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ से हमारा आएगा 1 अपान 1 माइनस काश थीटा, प्लस में बचेगा 4 1 प्लस, यहाँ से 1 माइनस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस काश थीटा। तो हमारा यहाँ से आएगा 1 अपान 1 माइनस काश थीटा प्लस 4 प्लस का 4 काश थीटा। यहाँ से हमारा जो फर्दर सॉल्व करने पे आएगा 1 अपान 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और जो आएगा यहाँ पे ये हमारा माइनस का दिया हुआ और ये प्लस का, तो हमारा आ जाएगा -3 काश थीटा। यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 1 अपान 5 माइनस, यहाँ पे दिया हुआ है 1 अपान 5 माइनस 3 काश थीटा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आएगा 1 5 प्लस 3 काश थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ज्यादा दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा प्लस का 3 काश थीटा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से समझा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। और ये जो हमने ट्रिक बताई है ना, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपान मॉड जेड का स्क्वायर, ये काफी अच्छी ट्रिक है और काफी किताबों में नहीं मिलती है, और जो इसको सॉल्व करने का फंडा होता है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड जेड 1
इज इक्वल टू -2 एंड एम्पलीट्यूड z1 प्लस एम्पलीट्यूड z2 इज इक्वल टू 0, देन यानी जो भी क्वेश्चन है इसको आप कमेंट में आंसर बताएंगे। जो भी आंसर होगा उसे आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है, या अगर आप नंबर लिख पाए आप ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, और इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं कि जो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो क्या होता है। तो इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करते हैं कि जब भी हम ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है कि जब भी हम 1 का क्यूब रूट लेते हैं 1 की पावर 1/3, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। तो कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछ दे तो वो निकल के आते हैं इसके, यानी 1 का जब क्यूब रूट लेंगे तो इसके जो रूट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 1 कामा ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इनकी वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आयोटा √3/2। तो ये जो क्वेश्चन है काफी टाइम यही क्वेश्चन बनता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो इसे हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3/, यहाँ पे 2 होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने यहाँ पे कवर किया है इसको। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब इनमें जो रिलेशन होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो कभी भी हम ओमेगा का क्यूब कर दें तो वैल्यू निकल के आएगी 1, और यदि हम सभी रूट्स को जोड़ दें 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो निकल के आएगा 0। यानी यहाँ से हमने जो सीखा है कि 1 के क्यूब रूट को अगर हम ऐड कर दें तो कितना मिलेगा 0, और यदि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ओमेगा क्यूब क्या है रूट्स का मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आएगा 1। यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, उनको हमें ध्यान रखना है, और क्वेश्चन इन्हीं पे बनता है, और ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है कुछ भी, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है कि ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है और इनमें रिलेशन क्या होता है, ये कुछ हमें नहीं पता होता है, और क्वेश्चन यहीं से बनता है और हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। लेकिन एग्जाम में छोटा क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अब हमें वही नहीं पता होता है। तो अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 27 की पावर 1/3। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि 1 का क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या निकलता है 1 कामा ओमेगा स्क्वायर। तो 27 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 3 कामा 3 ओमेगा कामा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने इसको 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। काफी सिंपल क्वेश्चन था, और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आ भी रहे हैं। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इन क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एग्जाम में तो ज्यादा टाइम दे देते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पूछा गया, यानी जब हम यूनिटी का मतलब क्या होता है 1, 1 का जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो हमें उसका एक कौन सा रूट मिलता है इसमें से, ये हमें बताना है। ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप याद कर चुके होंगे। यहाँ से ये होती है ओमेगा की वैल्यू, ये, और ना तो ओमेगा की ना ही ओमेगा स्क्वायर की, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा।
क्योंकि ये जो होती है ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू हमने बताई थी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस आयोटा √3/2। तो अगर आपको आयोटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं याद हुई है तो इन्हें जरूर याद कर लें, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन बन गया कि कौन सा एक रूट होगा जब हम 1 का क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा भी दे देता, ओमेगा स्क्वायर भी दे देता, बोथ पूछ लेता, सी ऑप्शन दे देता, ए एंड बी बोथ। तो हमें सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा गया है। इफ 1 कामा ओमेगा स्क्वायर आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जब 1 का क्यूब रूट लेंगे और जो उसके 3 रूट आएंगे वो ये है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाली और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 को 1 और बचेगा कितना, ओमेगा बचेगा। ऐसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं अगर, 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर को और प्लस में 2 लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, ओमेगा आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है हमें, इसको और इसको हम पास में लिखेंगे और इसकी पावर भी दी हुई है कितनी, 6। यहाँ पे आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस में कितना दिया हुआ हमें, 2 दिया हुआ है। यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर और पावर है 6। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है वो 0 होता है। तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, कितना होता है, 64। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसमें क्या किया, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन, यानी जो nth रूट्स होगा यूनिटी का, अभी तो हमने क्यूब रूट निकाला था, लेकिन जो nth रूट होगा वो क्या होगा हमें निकाल के बताना है। तो अगर हम क्यूब रूट ही देखें, इसका क्यूब रूट ऑफ 1, तो क्या निकल के आता है, यूनिटी का मतलब 1 होता है। यहाँ पे nth रूट पूछ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ही देखते हैं कि क्यूब रूट हमारे क्या निकल के आए थे। तो क्या निकल के आए थे, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोग्रेशन यानी श्रेणी पूछ रहा है या सीक्वेंस पूछ रहा है कि किस सीक्वेंस में होंगे। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, ओमेगा मल्टीप्लाई किया, ओमेगा में क्या मल्टीप्लाई किया, ओमेगा मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, ओमेगा स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा स्क्वायर अपन ओमेगा करें तो ओमेगा आएगा, फिर अगर हम ओमेगा अपन 1 करें तो ओमेगा आएगा। यानी ये जो हमारे रूट है ये जीपी में है, क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पे हमें उसके रूट मिले हैं। इसमें जो ओमेगा से मल्टीप्लाई किया दूसरा रूट, फिर ओमेगा से तीसरा रूट, तो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रूट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमारी होगी जीपी होगी। यहाँ से हम डायरेक्ट पुट कर पाएंगे। तो यहीं से अगर हम ये निष्कर्ष निकालें कि जो nth रूट होगा वो भी हमारा जीपी में ही आएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। यहाँ पे हमने nth रूट ऑफ यूनिटी को भी डिस्कस किया कि उसके रूट किस में होंगे, तो जीपी में। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एयरफोर्स में। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, देन हमें वैल्यू बतानी है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। तो हमें वैल्यू बतानी है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं, कौन कौन सी, एक जब मल्टीपल ऑफ 3 हो, दूसरा जब मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। अब हम कैसे याद करेंगे कि कब हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है तो हमारा क्या वैल्यू आएगा।
यहाँ पे अभी अभी हमने जो पढ़ा था, 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारी ओमेगा की पावर आ रही थी वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं थी, यानी यहाँ पे जो पूछा गया है नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, वो हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर सकते थे, क्या आएगा आंसर, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं थी और यहाँ पर भी हमसे क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है और हमें दिया हुआ है 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n, तो हमारा डायरेक्ट सी ऑप्शन राइट हो जाता है। लेकिन अगर हमें देते मल्टीपल ऑफ 3 है, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर आएगा 3। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3, और जब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो हमें कौन सा एग्जाम्पल याद करना है, जो उसकी कंडीशन होती है वो एग्जाम्पल याद करना है कि इसमें जो हमारा होता था मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता था और हमारा आंसर 0 निकल के आता था। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और ये जो सेशन हमारा है लाइक करेंगे, लेक्चर को लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक करेंगे, और इसे शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे जिसको भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए और एग्जाम में अच्छे मार्क ला पाए और अपना सिलेक्शन कर पाए। तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो कमेंट में आंसर करने के लिए कहा था उनके कमेंट में आंसर आप लोग जरूर करें।